नमस्ते दोस्तों। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये मेरी अपनी आंखों देखी हकीकत है जिसने मेरे सोचने का तरीका और मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं बहुत समय से अपने परिवार के साथ शहर में ही रहता था और वहीं पर काम भी करता था। लेकिन मेरा एक बचपन का दोस्त माधव, जिसने एक दिन मुझे फोन किया और मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैं भी सोचा बहुत दिन हो गया है, चलो मिलकर आते हैं, और मैं गांव के लिए निकल गया। गांव की सरहद में दाखिल होते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दोपहर का वक्त था, लेकिन सूरज की रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई पुरानी चीज सालों से एक ही जगह दफन हो। गांव के बाहर एक पुराना बाग है, जिसे हम भैरव बाग कहते हैं। वहां के बरगद के पेड़ इतने घने हैं कि नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। बचपन में हम वहां खेला करते थे, पर उस दिन उन पेड़ों की टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई भूखा हाथ मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहा हो। मैं जैसे ही अपने पुराने घर पहुंचा, मुझे मेरा बचपन का दोस्त माधव मिला। माधव की हालत देखकर मैं दंग रह गया। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मुझसे हाथ तो मिलाया, पर उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने मुझसे हालचाल नहीं पूछा, बस एक अजीब सा सवाल किया, क्या तुम सीधा रास्ते से आए हो या भैरव बाग के बीच से होकर? मैंने कहा, सीधे रास्ते से आया हूं। फिर मैंने माधव से पूछा, माधव, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उसने पहले चारों तरफ देखा, जैसे कोई दीवारों के पीछे खड़ा हमें सुन रहा हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, रतनपुर अब बदल गया है। यहां शाम के बाद साए चलते हैं, इंसान नहीं। बस एक बात याद रखना, रात को चाहे कोई भी पुकारे, अपने घर की चौखट पार मत करना। मैंने उससे तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? तो उसने मेरी बात को अनदेखा कर दिया और मुझे कहा, अभी तुम जाकर आराम करो। उस रात गांव की बिजली कटी हुई थी। पूरे रतनपुर में मिट्टी के तेल की दियों की मध्यम रोशनी फैली थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास लेटा था। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज आई, खिस 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 खिस। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोरी या कोई शरीर जमीन पर घसीटा जा रहा हो। मैं डर गया, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की का पर्दा थोड़ा सरकाया। चांद की हल्की रोशनी गांव के पुराने कुएं पर पड़ रही थी। वहां कोई खड़ा था। मैंने देखा कि वो एक आदमी था, पर उसका ढांचा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसके हाथ उसके घुटनों से भी नीचे तक लटक रहे थे। वो कुएं के अंदर झांक कर कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक वो रुका। उसने अपनी जगह से हिले बिना अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे की तरफ घुमा ली। ये देखते ही मेरा खून जम गया। मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था अपनी जगह से। मैंने देखा कि उस आदमी का चेहरा नहीं था। उसकी आंखों, नाक और मुंह की जगह सिर्फ सपाट चमड़ी थी। वो मेरी खिड़की की तरफ देखने लगा। हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं, पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। तभी अचानक पीछे से माधव का हाथ मेरे कंधे पर आया। उसने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। हमने देखा कि वो बिना चेहरे वाला धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ वही घिसटने की आवाज आ रही थी। वो घर की चौखट के पास आकर रुक गया। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने दहलीज को छूने की कोशिश की, उसे एक झटका लगा और वो पीछे हट गया। मैं चौंक गया कि ऐसा कैसे हवा। तभी माधव ने मुझे बताया कि गांव के हर घर के बाहर नीम और गोबर से जो रेखा खींची गए, वो ही हमें इन अनदेखे लोगों से बचाती है। कुछ देर बाद मैंने देखा वो आदमी वापस चला गया उस कुएं के अंदर। मैंने माधव से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माधव ने फिर मेरी बातों को अनदेखा करते हुए बोला, अभी तुम सो जाओ,
रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं। बस इतना बोलते ही वो वहां से चला गया। मुझे डर की वजह से पूरी रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। अगली सुबह मैंने देखा कि पूरे गांव में अजीब सी खामोशी है। कोई बच्चा बाहर नहीं खेल रहा था, कोई औरत कुएं पर पानी भरने नहीं आई थी। मुझे पता चला कि गांव के जमींदार ठाकुर साहब पिछले 1 महीने से लापता हैं। मैंने गांव वालों से इसके बारे में और जानने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मैंने माधव से इस बारे में बात किया, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन इस बार मैंने जब थोड़ा दबाव डाला तो उसने सिर्फ इतना बताया कि ठाकुर साहब को आखिरी बार उनकी हवेली के पास देखा गया था। मैंने वहां जाने का फैसला लिया। माधव ने मुझे इसके लिए मना किया, पर माधव के मना करने के बावजूद मैं ठाकुर साहब की हवेली की तरफ पड़ गया। मुझे लगा कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए और पता चल जाए कि ठाकुर साहब कहां गए। मैंने देखा कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर घुसा और अंदर घुसते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका आया। हवेली के आंगन के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चौखट रखी थी। वो लकड़ी की नहीं थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो हड्डियों को जोड़कर बनाई गई थी। आंगन के कोने में ठाकुर साहब बैठे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने आवाज दी, ठाकुर साहब, क्या ये आप हैं? और क्या आप ठीक तो हैं? वो धीरे से हंसे। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियां आपस में टकरा रही हों। तभी उन्होंने बोला, रतनपुर को एक नया मेहमान मिल गया। और बस इतना ही बोलकर वो अचानक पलटे तो मेरी चीख निकल गई उन्हें देखकर। उनके चेहरे की खाल उधड़ी हुई थी और उसे कच्चे धागों से दोबारा सिला गया था ऐसा लग रहा था। पर वो खाल उनकी अपनी नहीं थी। लग रहा था कि किसी और का चेहरा उनके चेहरे पर मढ़ दिया गया हो। ये देखते ही मैं हवेली से बाहर भागा और बाहर आकर मैंने देखा कि सूरज ढलने लगा था और रात होने ही वाली थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस चुका हूं। गांव के लोग जो दिन में सामान्य लगते थे, अब रात होते ही वो सब उसी आदमी की तरह दिखने लगे थे और वो सब धीरे धीरे करके हवेली के बाहर जमा होने लगे थे। उन सब के चेहरों पर आंखें, मुंह और नाक कुछ नहीं था, बस उनका चेहरा था। ये सब देखकर मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका था। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और मैं पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। झाड़ियां मेरे कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे मेरे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका और भागता रहा। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे से सैकड़ों लोगों के घिसटने की आवाज आ रही थी और वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे मैं भागते भागते उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वहां एक आईना रखा था और जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरा दम निकलने लगा। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, आईने के अंदर वही बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा था जो अब धीरे धीरे मुझे मार रहा था। फिर अचानक उसने आईने के अंदर से हाथ बाहर निकाला और मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मुझे लगा मेरी गर्दन अभी टूट जाएगी। तभी मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस आदमी के हाथों में आग लगा दी। आग की जलन से उसने मेरा गला छोड़ दिया और तभी मैं अपने पास के घर में चला गया। मैंने देखा कि वो आदमी गोबर की लेप की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा था। ये देखकर मुझे थोड़ी सांस आई और मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं ये गांव छोड़ूंगा। मैं रात भर नहीं सोया और सुबह होते ही मैं तुरंत भागकर गांव से शहर वापस आ गया।